लेकिन आपकी बुनियादी सहूलतों की मुखालफत सिर्फ असेंबली इलेक्शन हारने के एवज में आपकी बुनियादी सहूलतों की मुखालफत, क्या नियत है? नियत सिर्फ उन लोगों से दुश्मनी निकालना है जिन्होंने आपके लख्त जिगर को असेंबली इलेक्शन में वोट नहीं दिया या इतनी वोट नहीं दिया जिससे आपका लख्त जिगर चुनकर आ सके। मिल रहा है फिरका परस्त जमातों के जरिए आज उनका कॉरपोरेशन का इक्तिदार महफूज है। वो कॉरपोरेशन में जो चाहे मनमानी कर ले रहे हैं। जो आवाज मुखालफत में उठती है, जो आवाज खिलाफ में उठती है, जो उनकी करनी को बताती है, जो उनके शहर के मुफाद के खिलाफ लिए गए फैसलों की निशानदही करती है, उस आवाज को बंद कर दिया जाता है। आज आप सहारा हॉस्पिटल को कोविड के नाम पर 1 करोड़ रुपया दे रहे हो। कई करोड़ रुपया वो बिल की सूरत में ले जा चुका है। इतने पैसे में तो हम हमारा हॉस्पिटल तामीर कर सकते हैं। आज से 6 से 7 महीना पहले हमने कहा, कौन से मौसम में शेख रशीद साहब रहते थे कि उनको इमारत हिलती नजर आती थी, ये मुझे नहीं मालूम कौन से वक्त में रहते थे, सिर्फ आपको नजर आती थी। बाकी ये शहर में मौजूद उस राह से गुजरने वाले किसी राह गुजर को वो इमारत हिलती नजर नहीं आती। लेकिन तायरा मैडम को फिक्र पड़ी थी कि आयशा नगर की स्वीपर कॉलोनी ये जो है काफी पुरानी हो चुकी है, इसको फौरन तोड़ा जाए वरना एक हादसा हो जाएगा। जदीद करेंगे। याद रखना, अली अकबर हॉस्पिटल की तरफ आंख उठाकर नियत खराब करके देखे तो ये गुरुवार वार्ड आपको बख्शेगा नहीं। हमारे बारे में ये बदगुमानी पैदा करते हो कि हमारी वजह से ये गिर गए, बिरादरी का नुकसान हो गया, बिरादरी की लीडरशिप खो दी गई। अरे मैं कहता हूं, जब आप बिरादरी की नुमाइंदगी कर रहे थे तो क्या बिरादरी के लोगों के घर से सोने या चांदी की कोम निकल रही थी? क्या उनके घर से दफीने निकल रहे थे? क्या उनके काम बताते पहाड़ों के ऊपर हिल स्टेशन, 7 करोड़ का हिल स्टेशन, बताओ किसके फायदे का? कौन सी गरीब आवाम को, कौन से शहर की आवाम को इसका फायदा हुआ, मुझे आप बता दो। 7 करोड़ रुपया आपकी मेहनत से कमाई गई कमाई का टैक्स भर के उसको फजूल बर्बाद किया गया। क्यों ना मीटिंगों के जरिए, यूट्यूब के जरिए, अखबारात के जरिए इनके काले करतूत हम आवाम के सामने ले जाए। बहुत तकलीफ होती है हमको, तरह तरह के हम पर इल्जामात लगाते हैं, तरह तरह के बेहुदा इल्जामात हम पर लगते हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। तुम्हारी सेहत, हमारी सेहत क्या? तुम्हारे वोटर, तुम्हारे मानने वाले, हम क्या सियासी यतीम हैं? हमारा कोई वारिस नहीं है, कोई वाली नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है जो इख्तियार में तुम्हारे साथ बैठ गए, जो दोनों मिलकर इख्तियार का मजा चख रहे हैं। तुमने अपने तमाम कदरों को बेच दिया अपने इख्तियार के चक्कर में, शहर के तमाम जो है हितों को बेच दिया आपने अपने इख्तियार के चक्कर में। तो क्या यहां पर बोलने वाला कोई नहीं है? और इसे अपनी हक की लड़ाई समझकर हमें लड़ना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस अहम मशवरती मीटिंग के सदर हमारे मोहल्ले की हर दिल अजीज़ शख्सियत और हर समाजी, सियासी, मिली मामलात पर मोहल्ले की हमारी रहनुमाई करने वाले हमारे सरपरस्त मजीद बाबा साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा शहर अजीज़ के हर दिल अजीज़ एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के फ़र्जंद अर्जुमन हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, तमाम ही
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मानने वाले कायदो सालार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के मानने वाले, सामने बैठे हुए तमाम ही इस इलाके के जिम्मेदारान, बुज़ुर्ग, नौजवान और घरों में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी पर्दा नशीन, मेरी माएँ बहनें, आज की ये जो मीटिंग है ये निहायत अहम मीटिंग है। हमारा जो इलाका है जहां आज ये मीटिंग हो रही है, गुलशन मालिक, सामने का गुलशन मासूम जिसे मोहन बाबा नगर भी कहा जाता है, हीरापुरा, सर्वे नंबर 114, 115, 120, 121 और इसी इलाके से मुत्तसिल बोराबाग, रसूलपुरा, बजरंगवाड़ी, गुलशेर नगर, हिलालपुरा, आज ये इलाका खालिस मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम गुंजान बस्ती वाला इलाका है। हम देख रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन, जो गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन हुआ, यहां के इलेक्शन के नताइज जैसे पेटियां खुलने के बाद आए और जिस तरीके से इस इलाके के लोगों ने शहर अजीज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को अपने प्यार से, अपनी दुआओं से वोट के जरिए नवाजा, वो काबिल रश्क है। इस इलाके ने भरपूर असेंबली इलेक्शन में अपनी वोटों के जरिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का ताउन किया। जाहिर सी बात है, जब इस इलाके ने मजलिस का यह साथ दिया तो मुखालिफिन के पेट में मरोड़ तो जरूर होगा। उनकी सियासत ही, उनकी सियासत का बुनियादी उसूल ही है इंतकाम की सियासत, बदला लेने की सियासत। लोग साथ में रहते हैं, चलते हैं, लोगों का इस्तेमाल गाजर की पुंगानी के जैसा होता है, जब तक काम है बजाते हैं, उसके बाद तोड़ के खा लेते हैं। यह तो साथ में रहने वालों का हाल है। तो मुखालिफिन को किस तरीके से बख्शेंगे? उनके मिजाज में जो है इस तरीके की सियासत रच बस गई है, सियासत के बुनियादी उसूल को वो इंतकाम ही मानते हैं। यहां पर बैठा हुआ हर शख्स यह बात बखूबी जानता होगा कि जब असेंबली इलेक्शन के नताइज आए, उसके फौरन बाद आसिफ शेख रशीद ने एक लेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और नासिक रीजन के डिविजनल कमिश्नर के पास एक लेटर दिया कि सर्वे नंबर 103, 104, 120, 121, 114, 115 जो संगमेश्वर शिवार में है, इसमें कई बस्तियां रेगुलाइज बस्तियां नहीं है, यहां पर लेआउट नहीं है और गुंठेवारी भी नहीं है, लेकिन यहां पर तामीरी काम हो रहा है। आप लोगों ने अखबारात में इस न्यूज को, इस खबर को पढ़ा होगा। यह क्या मकसद है? यह कौन सी शहर की भलाई है? यह कौन सी इलाके की भलाई है? यह कौन सी आवाम की भलाई है? जो आवाम के बुनियादी काम है, जो आवाम की सहूलतों के काम है, जो आवाम की राहत के काम है, उस काम में रुकावट डालना, क्या ये जो है आवाम की भलाई का काम है? अगर मान लो ग्रीन स्पेस में काम हो रहा है, मान लो ग्रीन जोन में काम हो रहा है, मान लो ऐसी बस्ती में काम हो रहा है जहां पर कारपोरेशन करने का इख्तियार नहीं रखती है, तो क्या यह गैर कानूनी हो गया? आपकी नजर में तो गैर कानूनी है, लेकिन आवाम को इसका बराह रास्त फायदा तो मिल रहा है।
वहां पे बनाई जाने वाली गटरों से उनके इस्तेमाल शुदा पानी की निकासी तो होगी, वहां पर तामीर की गई सड़कों पर चलकर उनको राहत तो होगी। जो इलाका बरसों से आबाद होने के बाद भी बुनियादी सहूलतों का मुंतजिर था, शहर के कल्ब में, शहर के बीच में बसने वाली बस्ती बुनियादी सहूलतों से वंचित थी, उन्हें बुनियादी सहूलतें मयस्सर नहीं थी। यह तो आपकी जिम्मेदारी थी वहां पर सहूलतें मयस्सर कराने की। लेकिन अगर हम उनको सहूलतें मयस्सर करा रहे हैं तो यह क्या गलत काम है? लेकिन आपकी बुनियादी सहूलतों की मुखालफत सिर्फ असेंबली इलेक्शन हारने के एवज में आपकी बुनियादी सहूलतों की मुखालफत की गई। कभी कहा गया कि संगमेश्वर शिवार में बसने वाली सर्वे नंबर 110 की बस्ती गैर कानूनी है, यहां पर लोग आबाद नहीं होना चाहिए, यहां पर मकानात बनना नहीं चाहिए, यहां पे तामीरी काम नहीं होना चाहिए। यह किस तरीके की सियासत है? असेंबली इलेक्शन हारने के बाद शहरियान से नित नए तरीके से दुश्मनी निकालने का सिलसिला कॉरपोरेशन के बरसरे इक्तिदार के जरिए शुरू हुआ है। इसी सिलसिले की एक कड़ी पूरे शहर में घरपट्टी का सर्वे कराना भी है। घरपट्टी का सर्वे आज हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है पुरानी इमारतों का, पुरानी इमलाक का, पुराने घरों का, कारखानों का। आज कॉरपोरेशन के पास रजिस्टर मौजूद है। क्या जरूरत है पुरानी इमलाक का सर्वे कराने का? क्यों आप पुरानी इमलाक का सर्वे करा रहे हो? इसमें आपकी क्या नियत है? नियत सिर्फ उन लोगों से दुश्मनी निकालना है जिन्होंने आपके लख्ते जिगर को असेंबली इलेक्शन में वोट नहीं दिया, या इतनी वोट नहीं दिया जिससे आपका लख्ते जिगर चुनकर आ सके। ये दुश्मनी निकाली जा रही है। घरपट्टी सर्वे कराकर जो जूने मकानात है उनकी घरपट्टी 10 गुना बढ़ाने की साजिश की जा रही है, और जो नए मकानात है उनकी घरपट्टी आज की शरह से लगाने की मजमूम कोशिश जो है बरसरे इक्तिदार पार्टी कर रही है। और उन्हें इक्तिदार का मजा शिवसेना के जरिए मिल रहा है, बीजेपी के जरिए मिल रहा है, फिरका परस्त जमातों के जरिए आज उनका कॉरपोरेशन का इक्तिदार महफूज है। वो कॉरपोरेशन में जो चाहे मनमानी कर ले रहे हैं। ऑनलाइन मीटिंग का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। जो आवाज मुखालिफत में उठती है, जो आवाज खिलाफ में उठती है, जो उनकी करनी को बताती है, जो उनके शहर के मुफाद के खिलाफ लिए गए फैसलों की निशानदही करती है, उस आवाज को बंद कर दिया जाता है। उसकी बात सुनी नहीं जाती है, उसकी बात आप तक पहुंचाई नहीं जाती है। आप देख रहे होंगे कि जब से कॉरपोरेशन इलेक्शन पे कांग्रेस दूसरी मर्तबा बरसरे इक्तिदार आई है, इसमें ठेकों की बाढ़ निकल गई। एक कोशिश तो यह भी हुई कि अली अकबर दवाखाने का जो मैदान है, जो प्रेमाइसेस है, वहां पर कमर्शियली गाले बना दिए जाए, वहां की जो तिब्बी सहूलत है उसको निस्त नाबूद कर दिया जाए। हमने भरपूर मुखालफत की। आपको अखबारात के जरिए, यूट्यूब चैनल्स के जरिए, वीडियो के जरिए हमारी वो मुखालफत आप तक पहुंची। क्या जरूरत थी अली अकबर को कमर्शियल अपार्टमेंट बनाने की? हमें समझ में नहीं आता। पैसा आज उनके लिए निहायत अहम हो गया है। इक्तिदार के जरिए पैसा कमाना सिर्फ इतनी ही नियत रह गई है। वाडिया दवाखाने के पीछे का हिस्सा
शॉपिंग बनाकर बेच दिया गया। और कमाल की बात कि सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही सोसाइटी जो इनके दादा के नाम से है, अब्दुल कादिर सोसाइटी, वही सोसाइटी इस शहर में इतनी लायक है कि वो गालों को ले सके। सिर्फ लूट मार का धंधा चालू है। हमारी मुखालफत के बाद कि अली अकबर को हॉस्पिटल रहना चाहिए, आज आप सहारा हॉस्पिटल को कोविड के नाम पर 1 करोड़ रुपया दे रहे हो। कई करोड़ रुपया वो बिल की सूरत में ले जा चुका है। इतने पैसे में तो हम हमारा हॉस्पिटल तामीर कर सकते हैं, आज से 6 से 7 महीना पहले हमने कहा था। और आज सोंग रचाया जा रहा है, जदीद तामीर अली अकबर हॉस्पिटल की जाएगी। मुझे तो इसमें भी साजिश नजर आ रही है। शहर में कई कमजोर इमारतें हैं, ऐसी कई इमारतें हैं जो बारिश की वजह से, तेज हवा की वजह से मुनहदिम हो सकती है, गिर सकती है, लेकिन उनको सिर्फ फायर स्टेशन की इमारत दिखती है कि यह बारिश से गिर जाएगी। और आज जवाब यह दिया कि आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी जाती तो वह इमारत हिल जाती थी। कौन से मौसम में शेख रशीद साहब रहते थे कि उनको इमारत हिलती नजर आती थी, यह मुझे नहीं मालूम कौन से वक्त में रहते थे, सिर्फ आपको नजर आती थी। बाकी ये शहर में मौजूद उस राह से गुजरने वाले किसी राह गुजर को वह इमारत हिलती नजर नहीं आती। शहर मुख्तलिफ मसाइल से जूझ रहा है, शहर मुख्तलिफ तकालीफ से जूझ रहा है। नलों में गंदा पानी आ रहा है, बीमारियां आम हो गई है, डायरिया, हैजा, कॉलेरा, पानी की वजह से दूसरी तमाम बीमारियां आम हो गई है। सड़कों के मसाइल मुंह खोले हुए पड़े, मच्छरों की बहुतात है, पानी वक्त पर नहीं आ रहा है। लेकिन अखबार में आप देखेंगे, हर सियासी जमात के अखबार के उस दिन का तराशा आप उठाकर देख लो कि हर सियासी जमात ने शहर के अवामी मसाइल पर बात की। किसी पार्टी ने पानी की खराबी की बात की, किसी पार्टी ने कहा कि आगरा रोड की जो ब्रिज की तामीर है वो फौरन हो जाए। हमने ये जो मजमूम हरकत चालू है यहां पर उसके ताल्लुक से बात की, लेकिन तायरा मैडम को फिक्र पड़ी थी कि आयशा नगर की स्वीपर कॉलोनी ये जो है काफी पुरानी हो चुकी है, इसको फौरन तोड़ा जाए वरना एक हादसा हो जाएगा। यानी शहर के सारे मसाइल जो है एक तरफ और इनको माल वाले विषय एक तरफ, वहां तोड़कर उनको अपार्टमेंट बनाना है, फायर स्टेशन तोड़कर उनको अपार्टमेंट बनाना है। अली अकबर को जब हमने मुखालिफत की तो एक नया तरीका लाए कि हम उसको तोड़कर उसकी तामीर जदीद करेंगे। याद रखना, अली अकबर हॉस्पिटल की तरफ आंख उठाकर नियत खराब करके देखे तो ये गुरुवार वार्ड आपको बख्शेगा नहीं। अगर आज आपको तिब्बी सहूलत देना है तो नांदेड़ी स्कूल के प्रेमाइसेस में जो हॉस्पिटल बनकर तैयार है, पहले वहां स्टाफ को मुकम्मल कीजिए, वहां पर तिब्बी सहूलत फराहम कीजिए। जो सर्वे नंबर 198 मदनी नगर में जो हॉस्पिटल आज तामीर है, जो अली अकबर से बड़ा हॉस्पिटल है, उसके कमरे अली अकबर से ज्यादा है, आज वहां पर आप तिब्बी सहूलत पहले फराहम कीजिए। इस इलाके के लोगों को मुतबादिल तिब्बी सहूलत फराहम कीजिए। उसके बाद किस तरीके से यह काम होगा जनरल बोर्ड में बताइए, कौन से फंड से काम होगा, कैसे पैसा आपको जो है निधि उपलब्ध होगी, कैसे फंड आपको जो मयसर होगा, पहले इस पर खुलासे से चर्चा कीजिए, फिर हम सोचेंगे कि अली अकबर हॉस्पिटल को दोबारा किस तरीके से तामीर किया जाए।
5 करोड़ का फंड आता है। मुझे इलाका वारियत नहीं करनी है, लेकिन गुरुवार वार्ड का इलाका, शनिवार वार्ड का इलाका, रविवार वार्ड का इलाका उनको नजर नहीं आता। 5 करोड़ का फंड आयशा नगर कब्रस्तान से उनके मकान की तरफ आने वाली सड़क, सखावत चौक से गुजरकर उनके मकान तक जाने वाली सड़क, भिक्कू पेट्रोल पंप के पास से दाखिल होकर उनके मकान तक जाने वाली बुनियादी सड़क। यह इलाका सिर्फ आपकी सियासी गुलामी करने के लिए है। यह इलाका सिर्फ आपके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए है। यह इलाका आपका बंधुआ मजदूर है। इस इलाके में आप आकर बिरादरीवाद की सियासत करते हो, मुखालिफ लीडर की लीडरशिप से डराते हो, हमारे बारे में यह बदगुमानी पैदा करते हो कि हमारी वजह से ये गिर गए, बिरादरी का नुकसान हो गया, बिरादरी की लीडरशिप खो दी गई। अरे मैं कहता हूं, जब आप बिरादरी की नुमाइंदगी कर रहे थे तो क्या बिरादरी के लोगों के घर से सोने या चांदी की कोम निकल रही थी? क्या उनके घर से दफीने निकल रहे थे? क्या उनके बच्चों को जो आपने कंप्यूटर बांटा था वो कंप्यूटर की जो है सहूलत मिली? क्या आपने प्रोग्राम कर करके जो इज्जत बख्शी, क्या इन इलाकों के बच्चों को और परिवारों को वो इज्जत मिली? सिर्फ और सिर्फ वोट लेना, बेवकूफ बनाना, मनफी सियासत करना, इलेक्शन में हारने की जिम्मेदारी किसी और बिरादरी के ठिकरे फोड़ना, सर पर ठिकरा फोड़ना, यही सब काम रह गया। गांधीनगर में हारने के बाद मीटिंग लिए, जलसा लिए और कहते हैं कि मेरा ध्यान गरीबों से हट गया था, मैंने अमीरों का काम किया, अब मैं सिर्फ और सिर्फ गरीबों के बीच में रहूंगा। वही चालू फिर साइजिंग वालों को तकलीफ देना, कारखाने वालों को तकलीफ देना, नाक दबाकर मुंह खुलाने की कोशिश करना, प्लास्टिक कारखानादारों को तकलीफ देना। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि अब तकलीफ हो चुकी, इन लोगों को राहत दीजिए, तो बयानात साइजिंग वालों के हक में जारी। मनफी सियासत, नुकसान की सियासत, तकलीफ देने की सियासत, परेशान करने की सियासत और सियासत के जरिए पैसा कमाने की सियासत। बस यही 2 तरीके की सियासत है। काम बताते पहाड़ों के ऊपर हिल स्टेशन, 7 करोड़ का हिल स्टेशन, बताओ किसके फायदे का? कौन सी गरीब आवाम को, कौन से शहर की आवाम को इसका फायदा हुआ? मुझे आप बता दो। 7 करोड़ रुपया आपकी मेहनत से कमाई गई, कमाई का टैक्स भर के उसको फजूल बर्बाद किया गया। किसने देखा? 6 से 7 करोड़ रुपया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे खर्चा करे, किसके इस्तेमाल का है? आज कौन इस्तेमाल कर रहा है? किसको मजमूई तौर से, उमूमी तौर से उस ग्राउंड से फायदा है? मुझे बता दो। दादा भूसे ने उधर तामीर किए तो कम से कम इलाके के लोग रात में वहां जो है चहलकदमी करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। वहां पर कुछ जिम के सामान लगे हुए हैं, उससे एक्सरसाइज करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। उर्दू घर कहां से बहुत शायर और अफसाना निगार और बहुत एमए बीएड हो गए उस उर्दू घर से बच्चे। किस तरीके का फायदा मिला मुझे बताओ? आवाम के बुनियादी काम कभी नहीं किए, सिर्फ माल वाले ठेके इनको होना। सफाई का ठेका निकालते हैं, उसकी कोई टेक्निकल सैंक्शन नहीं करते, शासन के पास भेजकर उसकी कोई मंजूरी नहीं लेते, फट से ठेका निकालते और इधर ले लेते। ये कचरा उठाने का ठेका, इसके लिए मैं हाईकोर्ट गया, मेरी पीआईएल दाखिल है,
मैं नेक नियति से गया। मेरा मकसद यह था कि ये जो कचरा डिपो है ये मेरे वार्ड में है। एनजीटी का ऑर्डर हो चुका है कि अप्रैल 2020 तक ये कचरा डिपो उड़ जाना चाहिए। तो मैंने कोशिश की, मैंने दिखावा नहीं किया, मैंने मेरे पैसों से फीस भरकर हाई कोर्ट में मुफाद आम्मा में एक रिट पिटीशन दाखिल की कि फौरन से पेशतर इस जो कचरा डिपो को है उठाया जाए। इसमें एनजीटी ने कहा है कि इससे आवाम की सेहत को खतरा लाक है, इससे आवाम, इस इलाके में बसने वाली आवाम को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो रही है। ये एनजीटी के रिमार्क्स है। और एनजीटी ने कहा कि 2020 की अप्रैल तक अगर आपने ये कचरा डिपो यहां से नहीं उठाया तो आप पर 6 से 7 लाख रुपया महाना आप पर जो है जुर्माना आयद होगा, यानी कारपोरेशन पर जुर्माना आयद होगा। लेकिन नहीं निकाला गया। जैसे ही मैंने उनको पिटीशन की कॉपी दिया, दूसरे दिन जनरल बोर्ड में आ गया। जनरल बोर्ड में आया तो माल ढूंढने लगे, आनन फानन, बिना किसी टेक्निकल सैंक्शन के टेंडर निकाल दिया गया, कंपनी फिक्स कर दी गई, टेंडर दे दिया गया। हम स्टैंडिंग कमेटी में चिल्लाते रह गए कि आज की कीमत से 19% बिलो, आज एक कंपनी वहां पर काम कर रही है 19% से कम, आज के रेट से एक कंपनी काम कर रही है। आप इसी कंपनी को यह काम दे दीजिए, उसकी मिशनरी लगी हुई है, वक्त बचेगा, पैसा बचेगा। लेकिन टेंडर निकाले और ऐसी अटी शर्ती रखे, ऐसे शराइत रखे कि कोई नई कंपनी बैठ ही नहीं सकती। जो काम कर रहा वही काम, जिस तरीके का काम चालू है, जो कचरा 1 लाख क्यूबिक टन उठाया जा रहा है जिस कंपनी के जरिए, कमाल और अंधेर की बात कि ऐसी शर्त उस टेंडर में रखी गई कि वो कंपनी भी ये टेंडर लेने के लायक नहीं समझी गई। ये सब क्या है? ये सिर्फ माल कमाना है, सिर्फ माल कमाना है। और फिर शहरियान के बीच में आकर बड़े पारसा बनते हैं। तो हमने ये कोशिश शुरू की कि क्यों ना मीटिंगों के जरिए, यूट्यूब के जरिए, अखबारात के जरिए इनके काले करतूत हम आवाम के सामने ले जाए। बहुत तकलीफ होती है हमको, तरह तरह के हम पर इल्जामात लगाते हैं, तरह तरह के बेहुदा इल्जामात हम पर लगते हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। हम इनके काले करतूत को आप लोगों के पास ला रहे हैं। हमने कहा ना, सिर्फ इक्तिदार और सियासत के जरिए दुश्मनी, यही इनका मकसद है। और फिर इक्तिदार में रहने के लिए कुछ भी करना है, चाहे कोई भी ऐसा फैसला जो शहर की आवाम के खिलाफ है, उनके समाजी मिली हितों के खिलाफ है, उनके तिब्बी फवायद के खिलाफ है, उनकी सेहत के खिलाफ है, फिर ये किसी तरीके का भी कोई चीज खातिर में ना लाते हुए ऐसे फैसले करते हैं जिससे सिर्फ इनको सियासी फायदा हो और माल का फायदा हो, फिर आवाम जाए भाड़ में। इसी तरीके का एक फैसला जो है सर्वे नंबर 104 जो मासूम शाह कुट्टी के सामने है, उसके यानी लबे नदी, अभी मालूम पड़ा मुझे कि एसटीपी का ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की तैयारी है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है अंडरग्राउंड का, जिससे पानी जमा करके यहां लाया जाएगा और लाकर उसको मशीन के जरिए पानी अलग और कचरा अलग किया जाएगा। वो कचरा अभी गटर निकाल कर जाते हैं एक दिन, तो 5 दिन तो इनसे कचरा उठता नहीं है। अब ये कचरा जब अलग होगा तो टर्म कंडीशन में यह दिया गया है कि टिपर के जरिए यह कचरा उठाकर मेन डिपो पर ले जाया जाएगा। अभी बता दो,
कभी आपका गुजारा हाईवे से होता है तो जो हमारी साबरा हस्जिन मदरसे के पास जो नाला है, वो नाले का जो गंदा कचरा है वो ऐसा निकालकर इस तरीके से रखा गया है कि वो मिनी कचरा डेपो नजर आता है। सवनगांव रोड से आप आ जाओ, नाले के दोनों तरफ कचरा इस तरीके से निकालकर पड़ा हुआ है कि जैसे वो दूसरा जो है वो कचरा डेपो नजर आता है। अब बताओ, टनों मनों का कचरा जो नदी के उस पार सोयगांव से पानी जमा करके गटर का गंदा पानी, मैला कुचैला पानी, जरासीम शुदा पानी यहां लाकर ट्रीटमेंट करने की बात कही जा रही है। क्या ये इलाके के लोग सियासी यतीम हैं? क्या है, क्या सोचकर आप ऐसे फैसले कर रहे हो? क्यों आप इस इलाके के लोगों की हिफाजत सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों इनकी सेहत के मामले को आप धोखे में डाल रहे हो? क्यों इन्हें मुश्किलों में डाल रहे हो? क्या तुमको इनके मासूम बच्चों की फिक्र नहीं है? क्या तुमको यहां पर बसने वाले लोगों की फिक्र नहीं है कि इसकी बदबू से, इसके जरासीम से, इसके उठने वाले ताफुन से यहां के लोग मुतासिर हो गए? और सिर्फ इस इलाके के नहीं, मैं समझता हूं कि आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर इसकी बदबू फैलेगी, इसके जरासीम हवाओं के जरिए फैलेगी। मेरे पूना के एक साथी ने बताया कि एनबीबीआर तर्ज पर जो ये ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, ये पहले पूना में भी वाक़ था, अब बंद कर दिया गया है। और मैंने मालूमात जब लिया तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान की पूरी तमाम जो लोकल बॉडीज है, जो कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी है, तमाम लोगों ने इस तरीके के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। और कोई वहां के बरसरे इख्तिदार इस तरीके के प्रोजेक्ट को या वहां की इंतजामिया जो है वो नहीं बनाती, क्योंकि जो है टेक्निक नहीं हो गई है। इससे ऊपर एक टेक्निक अपग्रेड हो गई है, उसको एसबीआर कहते हैं। वो जो ढक जाता है और अंडरग्राउंड में उसका कचरा जो है प्रोसेस के जरिए नीचे जमा होता है। अब इस टेक्निक को जो है पूरे हिंदुस्तान की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो है अडॉप्ट कर लिया है, ले लिया है, और ये पुरानी टेक्निक को रिजेक्ट कर दिया है। ये सिर्फ इसलिए कि यहां पर कम जगह में वो बन जाएगा, इसके लिए इस टेक्निक को हमारे ऊपर लादा जा रहा है। मेरे एक दोस्त ने बताया जो पूना में रहता है, उसने बताया कि 4 से 5 चक्कर अगर उस ट्रीटमेंट के पास से चले जाओ तो 24 घंटा जिस्म में उसकी बदबू महसूस होती है। इतनी बदबू उस ट्रीटमेंट प्लांट से आती है। यह तो बदबू का हाल है, उससे उठने वाले जरासीम कितना मुतासिर कर सकते हैं, यह हमें सोचना होगा। हम पर इल्जाम लगाए। आज मैंने शेख रशीद साहब की वीडियो देखा, उन्होंने कहा मेरी स्टैंडिंग में यह मंजूर हुआ। झूठ इतनी शिद्दत से बोलते हैं ये गोबिल्स के शागिर्द, इतनी शिद्दत से बोलते हैं कि इनको ये लगने लगे, यानी इस बात के ये कायल हो गए कि झूठ को इतनी शिद्दत से बोलो कि लोग सच मानने लगे। जब घरपट्टी सर्वे की बात आई उस वक्त भी इन्होंने कहा कि हम थे स्टैंडिंग में तो मंजूर हुआ, जबकि इन्होंने आर्जी तौर से शिवसेना का जब चेयरमैन बनाया था 7 लोग की वोट के साथ यह घरपट्टी के सर्वे का टेंडर मंजूर हुआ था। हम कागजी तौर से प्रूफ करते हैं उनको। हमने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर लोगों के सामने यह बात लाई कि ये किस तरीके के, कितने ऊंचे और आला किस्म के झूठे हैं। ये हर बार हमने इनको साबित किया और जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हम साबित करेंगे कि इन्होंने झूठ बोला,
जयप्रकाश जनार्दन उर्फ जेपी शिवसेना का जो चेयरमैन था, उसकी चेयरमैनशिप में यह टेंडर स्टैंडिंग कमेटी में मंजूर हुआ और उसके गोशवारे में यह बात लिखी गई थी कि 82.5 MLD का प्लांट जो है SBR तर्ज पर हाईवे के उस पार मालदा में बनाया जाएगा और यह जो पुराना पंपिंग स्टेशन है इसको पंपिंग स्टेशन कायम रखा जाएगा। यह स्टैंडिंग में जब गोशवारा पेश किया गया तो गोशवारे में यह बात लिखी। अब पंपिंग कोई बुरी बात नहीं थी। पंपिंग यानी अंदर जो पाइप के अंदर पानी है उसको ताकत और फोर्स के साथ आगे बढ़ा देना, यह मकसद के साथ वहां पर पंपिंग डालने वाली बात थी, तो हमने स्टैंडिंग में उसको कबूल किया। लेकिन बाद में यह मालूम पड़ा कि पानी जो है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यहीं तक पहुंचने वाला है और इसका तखमीना बढ़ जाएगा। तो इस जगह को मुंतखब किया गया। यह जगह जब मुंतखब हुई, हमने उस पर एतराज किया तो धायगुड़े मैडम साहबा ने हमको कहा कि जितनी प्लांट के लिए जगह रिक्वायर्ड है उतनी जगह यहां पर अवेलेबल ही नहीं है, यहां पर प्लांट बन ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद चोरी छुपे गवर्नमेंट बदलने के बाद, दादा भूसे के मंत्री बनने के बाद जो शासन की बची हुई जगह है, जो हुकूमत की जगह है, उसके एतराफ में डिमांड किया गया कि हमें यहां पर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है। जब यह बात ओपन हुई तो हमने कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया कि स्टैंडिंग में तो इस तरीके की बात पेश की गई थी और कमिश्नर के जरिए हमें यह तयक्कुन दिया गया था, यह यकीन दहानी कराई गई थी कि वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनेगा। फिर क्यों? तो यह बात सामने आई कि उसका खर्च ज्यादा लगने वाला है। तो मैंने यह कहा कि जहां का पानी है वहीं आप ट्रीटमेंट कीजिए। फिर यह इलाके को आप क्यों तय कर रहे हो? यह सोएगांव का पानी है, यह भायागांव का पानी है, यह टेहरे शिवार का पानी है, यह पानी उधर ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट हमारे इलाकों में नहीं होना चाहिए। यह तो बुनियादी बात है, यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तुम्हारी सेहत, हमारी सेहत क्या? तुम्हारे वोटर, तुम्हारे मानने वाले, हम क्या सियासी यतीम हैं? हमारा कोई वारिस नहीं है, कोई वाली नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जो इख्तियार में तुम्हारे साथ बैठ गए, जो दोनों मिलकर इख्तियार का मजा चख रहे हैं, तुमने अपने तमाम कदरों को बेच दिया अपने इख्तियार के चक्कर में। शहर के तमाम जो है हितों को बेच दिया आपने अपने इख्तियार के चक्कर में। तो क्या यहां पर बोलने वाला कोई नहीं है? हमने इस मसले को हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से उनके गोशो गुजार किया, उनसे डिस्कस किया। मुफ्ती साहब को हमने पूरे हालात से आगाह किया कि मुफ्ती साहब इस तरीके का मामला चल रहा है, यहां पर इस तरीके की कार्रवाई होने वाली है और कॉरपोरेशन में बरसरे इख्तियार कांग्रेस टोला चुप साधे हुए है। उनका तो दोहरा फायदा हो जा रहा है। एक तो जो लोग इख्तियार में उनके साथ शामिल है उनको भी वो फायदा पहुंचा दे रहे हैं और प्लस यहां पर सियासी दुश्मनी भी निकालने का काम किया जा रहा है। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि आने वाला असेंबली जो सेशन है, उस सेशन में जब मैं बॉम्बे जाऊंगा तो मुकम्मल तौर से वजीर सेहत से और वजीर शहरी तरक्कियात से इस मामले पर गुफ्तगू करूंगा और हो सके तो असेंबली में इस क्वेश्चन को उठाऊंगा, मैं भरपूर नुमाइंदगी करूंगा। लेकिन उससे पहले देर ना हो जाए, हमें आवाम के बीच इस मामले को ले जाना चाहिए। हमें आवाम को इससे बाखबर कराना चाहिए। हमें आवाम को बताना चाहिए कि किस तरीके की साजिश आपके खिलाफ हो रही है, कैसे आपकी पीठ में खंजर घोंपने का काम किया जा रहा है। यह बात मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने तय की। उनकी इमा पर आज की यह मशवरती मीटिंग रखी गई।
ताकि तमाम मसाइल को आपके गोशो गुजार किया जाए, तमाम बातें तफसीली तौर से आप लोगों को बता दी जाए और आप लोगों से मशवरा किया जाए और आप लोगों के मशवरे के तहत इस मामले को किस तरीके से हल किया जाए, इसके लिए क्या लाहे अमल तय किया जाए, क्या कोशिश की जाए, वो आप लोगों से मशवरा किया जाने के बाद तय किया जाए। इस तरीके का हमारी पार्टी और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की मीटिंग में ये तय हुआ। तो हम आज आपके पास मशवरे के लिए आए। यह बहुत संगीन मसला है, इसे सिर्फ सियासी मसला समझ के छोड़ मत दीजिए। यह आने वाले वक्त में आपके बाल बच्चों की सेहत को खतरा लाहक होगा। यह संगीन मसला इख्तियार कर सकता है, संगीन रुख इख्तियार कर सकता है। यह साजिश है आप लोगों के खिलाफ सियासी, आप लोगों की बस्तियों को डिस्टर्ब करने की, हो सकता है आपकी जमीन की कीमतों को कम करने की यह कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें इसे नाकाम बनाना है। इसे अपना समाजी फरीजा समझना है, इसे हमें अपना मिल्ली फरीजा समझना है, इसे हमें अपनी जरूरत समझना है और इसे अपनी हक की लड़ाई समझकर हमें लड़ना है। एक लड़ाई तो यह कि तुम इक्तिदार की लालच में कुछ भी सौदा कर सकते हो, लेकिन हम हमारी गैरत की बुनियाद पर और हमारी ईमानदारी की बुनियाद पर इस तरीके का कोई सौदा हम नहीं करेंगे। एक लड़ाई हमें इस नियत के साथ लड़ना है और बताना है आज के जो बरसरे इक्तिदार है कि मिनिस्ट्री आ जाने से, पावर आ जाने से आप अवाम दुश्मन फैसले नहीं कर सकते, आप अपनी कुर्सी से किसी को मजबूर नहीं कर सकते, आप किसी को दबा नहीं सकते। और ये मालेगांव शहर गैरत वाला शहर है, हमियत वाला शहर है, अपने हुकूक के लिए लड़ने वाला शहर है, अपने हुकूक के लिए हमेशा बेदार रहने वाला शहर है। यह शहर की तारीख रही है कि जब भी किसी फिरका परस्त की नजर इस शहर पर उठी या जब भी किसी फिरका परस्त की यह कोशिश रही कि शहर का अमन और अमान खराब कर दे या हम पर जुल्म करे, तो यह शहर मुत्तहिद होकर उसकी इस नियत के खिलाफ, उसके इस फैसले के खिलाफ उठा है और अपनी कामयाबी और अपनी बात का लोहा हमेशा मनवाया है। आज भी जरूरत है इस तरीके की तहरीक की, आज भी जरूरत है इसी तरीके से सियासी, समाजी, मिल्ली तौर से बेदार रहने की। आज हम मशवरा करने आए, आपके जहनों में क्या है, किस तरीके की कोशिश करना चाहिए, किस तरीके का लाहे अमल बनाना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में हम इस मुसीबत का मुकाबला कर सकें। हमारे पास 2-3 प्रोग्राम हैं कि सबसे पहले हमने तो वार्ड के जिम्मेदार होने की हैसियत से कमिश्नर को मेमोरेंडम दे दिया। मुफ्ती साहब अपने लेवल पर मिनिस्टरों से इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आवामी सतह पर इसका कोई लाहे अमल तय होना चाहिए। हमारे पास पहला प्रोग्राम यह है कि शहर भर से मिल्ली तंजीमें, समाजी तंजीमें और इससे मुतासिर होने वाले इलाकों के जिम्मेदार लोग, उसमें खवातीन भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है, हर तबके, हर शोबे के लोग, हम एक साथ चलकर दोबारा कमिश्नर को मेमोरेंडम दें कि इस तरीके की कोई मजमूम हरकत होना नहीं चाहिए। अगर हमारे दिए गए टाइम और तयशुदा वक्त और मुद्दत के बीच में अगर कोई फैसला नहीं होता है तो फिर हम ये इलाके जो मुतासिर होने वाले हैं एक दिन का अलामती धरना देंगे और हम धरना देने कहीं नहीं जाएंगे।
हम हमारे घरों के बाहर उस दिन मौसम जैसा भी रहे, चाहे धूप का मौसम रहे, चाहे सर्दी का मौसम रहे, चाहे बारिश का मौसम रहे, अपने घरों के बाहर चारपाई लगाकर, कुर्सी लगाकर, चटाई बिछाकर, जिसके पास जैसी सहूलत हो, अपने घरों के बाहर इस इलाकों के हम इलाके तय करेंगे कि ये इलाके मुतासिर होने वाले हैं। उस इलाके की माएं बहनें, घर के हर लोग अपने घर के बाहर एहतजाजी धरना दें। ये हमारे 2 प्रोग्राम आपके सामने हैं। पहला तो कमिश्नर को मेमोरेंडम देना, दूसरा एमएलए साहब के जरिए मंत्रियों से मुलाकात, और उसके बाद हफ्ते भर में अगर दोबारा वहां तामीर नहीं किया जाने का वादा किया जाता है तो हम हमारे तमाम प्रोग्राम मुलतवी और मनसूख कर देंगे। लेकिन हफ्ते भर के बाद में कमिश्नर की तरफ से यह हमें वादा नहीं किया गया तो 1 हफ्ते के बाद हम कहीं नहीं जाते हुए हमारे घरों के बाहर 1 घंटे का बोलो, 2 घंटे का बोलो, एहतजाज करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई आप लोगों के जहनों में राय होगी तो आप अपनी राय यहां पर पेश कर सकते हैं। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।